हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 6 का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 7 का नाम है गोभी का फूल। रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आपको कैसे कैसे अनुभव होते हैं। कई बार हम रेलगाड़ी में जाते हैं तो कई बार रेलगाड़ी खाली मिलती है हमें, बिल्कुल, और कई बार इतनी भरी हुई मिलती है कि हमें बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। तो इस पाठ में मानवोचित गुणों से हमें अवगत कराया गया है और यह पाठ लेखक की व्यथा कथा है। तो सब्जियां खरीदते समय, जब भी हम सब्जियां खरीदते हैं तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके मोल भाव का ध्यान रखना चाहिए, वो खराब है अच्छी है वो सब ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आपने कभी सब्जियां खरीदी हैं तो जब भी मम्मी आपको थोड़े पैसे देती है कि ये सब्जी ले आओ, तो आप सब्जी खरीदते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते होंगे। ठीक है, तो आपको कौन सी सब्जियां पसंद हैं। सबको अलग अलग सब्जियां पसंद होती हैं। तो अपने थोड़े से लाभ के लिए कुछ लोग दूसरों को असुविधा में डाल देते हैं। तो इस हास्य रचना में लेखक ने अपने साथ हुई ऐसी ही एक रोचक घटना का वर्णन किया है कि अपने किसी जानने वाले के लिए गोभी के सस्ते फूल लाने के चक्कर में उन्हें कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो जिनसे बाबू हनुमान प्रसाद ने लखनऊ से गोभी के फूल मंगवाए थे। तो जो लेखक है वो अपनी व्यथा कथा इस पाठ में हमें बता रहे हैं कि बाबू हनुमान प्रसाद साग सब्जी के बहुत ही शौकीन थे और उनको मोल भाव में बहुत ही वो पक्के थे, और सब्जी खरीदते समय वो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते थे और मुफ्त की अलग से चीजें भी वो उसमें डलवाते थे। तो इस पाठ में गोभी के फूल यानी कि कॉलीफ्लावर जो होता है, हम सब्जी जिसकी बनाते हैं, उसकी कथा हमें इस पाठ में बताई गई है। तो गोभी के फूल के साथ क्या होता है और लेखक के साथ क्या होता है। तो पाठ हम शुरू करते हैं। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। तो इसमें जो लेखक हैं उनके एक मित्र हैं बाबू हनुमान प्रसाद। तो उसके बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है कि आप तो बाबू प्रसाद को नहीं जानते होंगे, लेकिन बाजार में जब वो सब्जी वाले होते हैं तो वो उनको बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। हरे धनिये की गड्डी मुफ्त में मांगना, सलजम के पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर चढ़वाना और अरबी धुलवा कर मिट्टी हटाकर लेना आदि ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है। तो जब भी हम सब्जी लाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो सब्जी लेने से पहले हम देखते हैं कि सब्जी फ्रेश है या बासी है या खराब हुई है, उसके पैसे कितने हैं, किस भाव में वो बेची जा रही है, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो जब भी बाबू हनुमान प्रसाद सब्जी लाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर की साग सब्जी वही लाते थे बाजार से, तो हरे धनिये की गड्डी मुफ्त में मांगते हैं वो। जैसे छोटे शहरों में ठेले वाले सब्जी बेचने के लिए आते हैं तो वो थोड़ा धनिया थोड़ी मिर्ची वो ऐसे ही डाल देते हैं, और औरतों को भी आदत होती है ये सब मांगने की। तो बाबू हनुमान प्रसाद को भी बहुत आदत थी, तो सब्जी तो ली ही, लेकिन हरे धनिये की गड्डी भी वो फ्री में बोलते थे कि मुझे ये भी दे दो, इतनी सारी सब्जियां तो ली है तुमसे। तो सलजम के पत्ते भी तुड़वाने का आग्रह करते थे कि भाई ये पत्ते तुड़वा कर दो, क्योंकि इनमें इतना वजन हो जाता है। आलू छांट छांट कर चढ़वाते थे, और अरबी की सब्जी जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई रहती है, तो उसकी मिट्टी हटवा कर उसको साफ करवा कर वो लेते थे। तो ऐसी अनेक सारी बातें हैं बाबू हनुमान प्रसाद के बारे में। तो सब्जी मंडी वाला हर व्यक्ति उनको पहचानता। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़ें, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। तो घाटे का अर्थ है नुकसान में। तो यहाँ पे बाबू हनुमान प्रसाद के बारे में हमें बताया गया है कि जब भी सब्जी वाले उसको देखते हैं, सब्जी मंडी में बाबू हनुमान प्रसाद प्रवेश करते हैं, तो सब्जी वाले बोलते हैं आइए बाबूजी हमारी दुकान पे आइए। ऐसे हमारे साथ भी होता है ना बहुत बार कि सब्जी मंडी में हम जाते हैं तो हर सब्जी वाला हमें बुलाता है कि हमारी दुकान से सब्जी लो, हमारी दुकान से सब्जी लो। तो वैसे ही सब लोग आइए बाबूजी उनको कहते थे, लेकिन मन ही मन वो नहीं चाहते थे कि बाबू हनुमान प्रसाद उनकी दुकान पर आए,
क्योंकि वो इतनी सारी चीजें फ्री में डलवा लेते थे और इतना वो नखरे करते थे सब्जी लेने में, तो कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी दुकान पे वो आए। क्योंकि लास्ट में जब भी कोई उनको सब्जी देता था तो आखिर में हिसाब लगाते थे, तो उनको यही समझ में नहीं आता था कि उनको घाटा हुआ या उनको फायदा हुआ, कि घाटे में वो गए हैं या हनुमान प्रसाद गए, नुकसान उनको हुआ है या बाबू हनुमान प्रसाद को हुआ है। तो इतना कठिन था बाबू हनुमान प्रसाद को सब्जी देना। आगे है, हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज। तो मर्ज का मतलब है लत, यानी कि हरी सब्जी खाने का, हरी सब्जी लाने की का बहुत ही उनको लत थी। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी और कितनी ऊंट, इसका जितना ज्ञान उनको है वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बाबू हनुमान प्रसाद को सब्जी की जो लत थी, और वो लत तो ठीक थी, लेकिन हर सब्जी में कितना विटामिन, चूना, लोहा, प्रोटीन, ये सब सारी चीजें कितनी कितनी होती हैं, उन सब का ज्ञान भी उनको बहुत अधिक था। अब हम जब भी कोई सब्जी लाने जाते हैं तो हम इतना नहीं सोचते हैं कि इसमें विटामिन आ गया, इसमें प्रोटीन आ गया, ये ले लो, वो ले लो, इसमें चूना आ गया, इसमें कत्था आ गया, इसमें आयरन आ गया। तो ये सब बातें हम सब्जी खरीदते समय नहीं देखते हैं। तो उनको इतना ज्ञान था सब्जियों के बारे में कि किसी पोस्ट मास्टर को डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा कि कौन सी डाक टिकट अभी निकली है। तो हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो भी बुरा मान सकते हैं। तो रिप्लिका का मतलब है अनुकृति, यानी कि उसका डुप्लीकेट अगर हम देते हैं तो उनको बहुत बुरा लग सकता है। पर आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। तो यहाँ पे बाबू हनुमान प्रसाद को सब्जियां इतनी अच्छी लगती थी, उनको इतनी लत थी सब्जियों की कि आप ताजमहल भी भेंट कर देंगे तो उनको बुरा लग सकता है, लेकिन आप सोया मेथी का साग जो है एक टोकरी आप उनको दे देंगे तो आप उनके पक्के मित्र बन जाएंगे, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी यानी कि सीजन के हिसाब से जो सब्जियां मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं की फरमाइश वे जरूर कर देते थे। जैसे कि हमारे पड़ोस में अगर कोई बाहर जा रहा है मार्केट में तो हम कई बार बोल देते हैं कि भाई आप जा ही रहे हो तो थोड़ा सा हमारे लिए ये सामान ले आना, थोड़ा वो ले आना। होता है, किसी किसी को आदत होती है। तो वैसे ही हनुमान प्रसाद को भी आदत थी कि उनके पड़ोस में कहीं पे कोई भी बाहर आते जाते दिखता था तो उनको वो बोल देते थे कि सीजनल जो भी सब्जी है वो उनके लिए जरूर लेकर आए। तो उस दिन मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लेखक जी के मुंह से अचानक से निकल पड़ा कि भाई मैं लखनऊ जा रहा हूँ। फिर क्या था, लेखक तो फंस गए। बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। तो यहाँ पे बाबू हनुमान प्रसाद तो तैयार बैठे थे सब्जी के लिए, तो बोला कि आप लखनऊ जा रहे हैं तो आप हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। अब दूसरे शहर से फूल गोभी कौन मंगवाता है, लेकिन बाबू हनुमान प्रसाद ने मंगवा लिए। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, लखनऊ में 1-1 रुपए का अच्छा फूल मिल जाता है। तो बाबू हनुमान प्रसाद जो है वो अच्छी सब्जी और सस्ती सब्जी के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे तो गोभी का फूल अच्छा मिलता नहीं है और वहां पे 1-1 रुपए में बहुत ही सुंदर और अच्छा फूल मिल जाएगा। अब मैंने हाँ या न कहा हो उसके पहले ही उन्होंने 5 रुपए मेरे हाथ में रख दिए और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं। तो हनुमान प्रसाद जी ने उनको हाँ या ना बोलने का मौका ही नहीं दिया और उनके हाथ में 5 रुपए रख दिए और उनको साइड में ले जाकर बोले कि देखिए वर्मा जी, मुझे नहीं पता कि आपने साग सब्जी कभी खरीदी है या नहीं। फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, सुथरा फूल जल्दी खराब हो जाता है। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते ना निकाल पाए, पूरी गोभी लीजिएगा। पत्ते में जो कैलोरी होती है वह फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जब साइड में हनुमान प्रसाद लेखक को लेकर गए तो वो गोभी के गुण अवगुण सब उनको बताने लग गए कि फूल कैसा उनको लेकर आना है।
तो फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, यानी कि छितरा हुआ जो फूल, जिसके फूल ऐसे थोड़ा अलग अलग होते हैं ना, थोड़ा खराब जैसा दिखता है, उसको आप बिल्कुल मत लीजिएगा। और तो वे पत्ते बिल्कुल ना निकाल पाए, पूरी गोभी ही लीजिएगा। और पत्ते में जो कैलोरी होती है वह फूल में तो होती ही नहीं है, यानी कि फूल से ज्यादा तो गुणकारी उसके पत्ते होते हैं। तो पत्तों के डंठल का अचार भी बहुत अच्छा होता है। तो पत्तों के साइड में जो डंठल होते हैं उनका वो अचार भी बनाने वाले थे। अब सोचो, बाबू हनुमान प्रसाद की दशा सोचिए आप, कि एक गोभी के फूल के द्वारा वो क्या क्या करना चाह रहे थे। उसकी सब्जी भी बना लेंगे, उसके पत्तों से कैलोरी भी ले लेंगे, उसके पत्तों के डंठल से अचार भी बना लेंगे। मतलब कि एक फूल के द्वारा वो कितने काम करने वाले थे, वो फूल का पूरा महत्व उनको बताने लग गए। तो वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा के लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल मत लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन ए, बी, डी अधिक रहता है। ये इतना महत्व तो उन्होंने बताया। आगे और भी बताने लगे कि फूल में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको झड़वा के लेना है। उनको भीगा हुआ फूल नहीं लेना है, क्योंकि भीगा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है। और अच्छे गोभी के फूल में कौन कौन से विटामिन होते हैं वो भी उनको पता है, ए, बी और डी। तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूटेगा। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा। तो हनुमान प्रसाद चुप ही नहीं हो रहे थे, वो एक गोभी के फूल के इतने महत्व बताने लग गए। लेखक ने उनको याद दिलाया कि आप ये गोभी के फूल का महात्म्य यानी महत्व आप मुझे बताते ही रहे तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी छूटी ना छूटी नौकरी जरूर छूटेगी, और नौकरी छूटी और गाड़ी छूटी तो गोभी का फूल भी छूट जाएगा। तो तब जाकर हनुमान प्रसाद जी चौंके और उनको बोला कि ठीक है, आप जाइए। हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश और कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तो जब वो लखनऊ जा रहे थे तो रास्ते में हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश और कॉफी हाउस सब आए। उनको छोड़कर वो लखनऊ की तरकारी मंडी यानी कि सब्जी मंडी में घुस गए। तरकारी वाले 2 रुपए से नीचे उतरने को तैयार ना थे, पर मुझे तो गोभी के फूल 1-1 रुपए वाले ही चाहिए। तो जो सब्जी वाले थे उन्होंने कहा कि भाई 2-2 रुपए के गोभी के फूल हैं, आपको लेने हैं तो लो, नहीं तो आप रहने दो। लेकिन लेखक को तो समझा कर भेजा था बाबू हनुमान प्रसाद ने कि भाई 1-1 रुपए के फूल चाहिए उनको। तो पूरे पत्ते वाले जिनके डंठल का अचार बन सके, लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 1 रुपए पर उतरने के लिए हामी नाम दी। हार कर 1.5 रुपए के भाव से गोभी के फूल खरीदे और सोचा यदि ये इतने ही नायाब हैं, नायाब का मतलब है कीमती यानी कि बढ़िया है, तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। तो जब 2-2 रुपए के सब्जी वाले बोल रहे थे कि 2-2 रुपए के फूल हैं, वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे थे कि भाई थोड़ा कम कर दो। बहुत देर तक उनको बात करनी पड़ी। तब मंडी वालों ने 1 रुपए पे तो नहीं उतरे, वो 1.5 रुपए पे वो बोले कि 1.5 रुपए का एक फूल आप लेकर जा सकते। तो लेखक जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई इतने ही अच्छे गोभी के फूल हैं तो क्यों ना 2-4 मैं भी ले लूं, इतने ही बढ़िया वो दिख रहे हैं तो 2-4 मैं भी ले लेता हूँ। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। तो यहाँ पे झाबा का अर्थ लिया गया है टोकरी से। तो प्लेटफॉर्म पर एक हाथ में तो खूबसूरत अटैची ले रखी थी लेखक ने, दूसरे हाथ में वो गोभी के फूल की टोकरी ले रखी थी। तो ऐसा एक अनोखे ढंग का सफर करने वाला मुसाफिर सिर्फ और से लेखक ही था। तो टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। तो कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। तो टिकट चेकर ने उनको पूछा कुली से कि भाई तुमने सामान बुक करवाया है या नहीं। तो 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। तो अब जैसे ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, आसपास के शहर में ही अगर हम सफर कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे जानकार उसमें मिल जाएं, हो सकता है कोई भी ना मिले। तो लेखक को 1-2 चेहरे परिचित उनमें दिखाई पड़ गए। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था पर 1 रुपया इनाम चाहता था।
तो जो दो चार परिचित चेहरे उनको दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई दावत कब है। अब दावत कब है ये उन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि टोकरी में बहुत सारे गोभी के फूल थे। अब एक परिवार के लिए इतने सारे गोभी के फूल तो कौन ही लेकर जाएगा, हो सकता है कुछ पार्टी वार्टी हो, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि पार्टी कहाँ है और कब है। तो संजीदगी का अर्थ लिया गया गंभीरता, क्योंकि वो ऑलरेडी सीरियस हो रखे थे, ऑलरेडी परेशान हो रखे थे लेखक जो हैं। तो उन्होंने गंभीरता से जवाब देते हुए आगे बढ़ गए। तो मैं प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ है, मैं मतलब लेखक बढ़ती हुई भीड़ को देख रहे थे, एक तरफ अपने गोभी की टोकरी को देख रहे थे, और जो कूली है जिन्होंने उसका सामान ले रखा था लेखक का, वो उनको चढ़ाने का आश्वासन यानी कि उनको तसल्ली दे रहा था कि मैं आपको ट्रेन में चढ़ा दूंगा इतनी भीड़ देखकर, लेकिन मुझे 1 रुपया इनाम चाहिए। तो गाड़ी आई, ठसाठस भरी मेल। अब कई बार होता है ना कि ट्रेन में तिल रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भयंकर भीड़ होती है। तो उस गाड़ी में भी उतनी ही भयंकर भीड़ थी, एकदम ठसाठस भरी हुई गाड़ी थी, मारा मारी का दृश्य। अब कई बार होता है जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, हमें ऊपर चढ़ना है, अंदर वाले लोगों को बाहर निकलना है। कुछ लोग डिब्बे के बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का। तो मेरे कूली ने अब ना चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। तो जो ये पंक्ति है, अब ना चूक चौहान, यानी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की एक राजा के साथ में, एक मुगल के साथ में लड़ाई हो रही थी। तब उनको यह बात कही गई थी कि जो राजा है सामने वाला वो कितनी दूर है और एंगल में वो खड़ा है। तब वो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द भेदी बाण कला में निपुण थे, तो वो बाण उसी एंगल से और उसी तरीके से उन्होंने चलाया था कि मुगल जो था वो मारा गया था। तो जो कूली था उसने भी यही कहा कि अब ना चूक चौहान, यानी कि ट्रेन आ चुकी है और आप अंदर घुसने के लिए तैयार रहिए, आप चूकिए मत, आप पीछे मत हटिए। इसका मतलब ये है। तो मैं भीतर घुसने लगा, यानी कि लेखक अंदर जाने लगा ट्रेन के भीतर। वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए। तो भीतर वाले यानी कि जो अंदर बैठे थे, उन्होंने लेखक का सामान देखा, सूटकेस थी, टोकरी थी गोभी की। तो उन्होंने कहा कि दूसरे डिब्बे में खाली जगह है, तो आप वहां पे जा सकते हो। और रेल के सारे कानून समझाने लग गए कि इतना सामान नहीं लाना है, यहाँ पे रखो सामान, ये रखो वो रखो, सब एक साथ उनको सारे कानून समझाने लग गए। पर हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। तो जो लेखक है वो हया यानी शर्म नामक जो वस्तु है प्लेटफॉर्म पे छोड़ दी थी और डिब्बे में वो घुस गए थे, क्योंकि अगर शर्म रखी तो आप सफर नहीं कर पाओगे इतने अधिक सामान के साथ में। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था, गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। तो अब जो टोकरी थी, गोभी की जो टोकरी थी वो बड़ी थी और उसमें बहुत सारे गोभी के फूल भी थे, क्योंकि 5 तो हनुमान प्रसाद ने मंगवाए थे, 2-4 लेखक ने अपने लिए ले लिए, तो ऐसे करके 9-10 फूल उसमें हो गए। तो जो टोकरी थी वो पूरी तरीके से अंदर नहीं आ पाई, तो वो गोभी के फूल उठा उठा के वो अंदर लेने लग गए टोकरी के अंदर से ही। तो गोभी के फूल तो डिब्बे के अंदर आ रहे थे, लेकिन जो टोकरी है वो अंदर नहीं आ पा रही थी। आखिरी किश्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। मैं कूली पर बिगड़ने लगा, तो मैंने कूली पे गुस्सा किया लेखक ने कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुमने अच्छे से सामान अंदर रखवाने की बात कही थी, तुमने इनाम भी मांगा था। कूली इनाम मांगने पर अटका हुआ था कि भाई वो लेखक उससे लड़ाई कर रहा था कि तुमने गोभी के फूल नीचे पहुंचा दिए, तो 2 फूल का वैसे ही नुकसान हो गया। और कूली बोल रहा था कि मैंने आपका सामान रखवा दिया, आप मुझे 1 रुपया इनाम दो। तो जो लेखक है वो गिरी हुई गोभी के दाम पर अटक गया कि भाई इसके पैसे कौन देगा, तुम इनाम मांग रहे हो मुझसे। तू मैं बढ़ने लगी और लेखक और कुल्ली की तू मैं बढ़ने लग गई। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे, यानी कि लेखक और कुली जो है वो दोनों एक दूसरे को भला बुरा, ऊंच नीच मतलब भला बुरा कहने लग गए कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था।
एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच से नीचे कर लीजिए। तीसरा ऊपर से जाने का सुझाव देता, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार ना था। तिल भर का अर्थ है थोड़ा सा भी। तो गाड़ी के भीतर का जो दृश्य है वो इतना निराला था। एक आदमी बोलता था, साहब आप उधर ले जाएं। दूसरा आदमी बोलता था, बेंच से नीचे कर दो। तीसरा बोलता था कि इसके ऊपर से चले जाओ। लेकिन कोई भी अपनी जगह से तिल भर, यानी तिल कितना छोटा होता है उतना भी हिलने को तैयार नहीं था कि भाई हम तो नहीं हिलेंगे, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। तो गोभी का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। झाबा, गोभी की जो टोकरी है वो वहीं नीचे पैरों में ही पड़ी रही। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। तो अलग अलग स्टेशन आते रहे, गाड़ी रुकती रही, लोग चढ़ते रहे, कोई उतरते रहे, लेकिन लोग जो डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुस रहे थे जिस तरीके से मैं घुसा था। लोगों ने मुझे भी मना किया था कि आप आगे चले जाइए, आगे वाला डिब्बा खाली है, लेकिन फिर भी मैं अंदर आ गया उसी तरीके से, और लोग भी अंदर आए जा रहे थे। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा। यानी कि जो लेखक है वो अपनी टोकरी के बारे में बहुत ही चिंतित थे। तो जो भी डिब्बे के अंदर आ रहा था सिर्फ वही एक चिल्लाए जा रहे थे, बाकी लोग तो सब शांति से बैठे थे क्योंकि सबका सामान आराम से पड़ा था। लेकिन तो बोल रहे थे, बचाइएगा, देखिएगा, टोकरी को कुछ ना हो जाए। अरे अरे इधर नहीं, उधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। तो यहाँ पे ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है कि जो लोहे का एक बड़ा बक्सा होता है, पहले लोग यूज करते थे वो। तो अरे जो लेखक थे वो बोल रहे थे, अरे इधर नहीं, इधर गोभी है, आप अपना ट्रंक उधर ले जाइए। लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे लेखक जो है वो बहुत ही परेशान हो रहा था कि जब आदमी जनता हो जाता है, यानी कि जब जनता यानी कि बहुत सारी भीड़ एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो वो भीड़ किसी की भी नहीं सुनती है। तो वैसे ही लेखक के साथ हो रहा था, उसकी आवाज किसी तक भी नहीं पहुंच रही थी। तो कोई भी किसी की नहीं सुन रहा था। जब तक इलाहाबाद स्टेशन ना आ गया मैं अपनी गोभी के झाबी को देख भी नहीं पाया। अब समझो कि कितनी भीड़ थी उस डिब्बे के अंदर, कि उस भीड़ के अंदर गोभी की जो टोकरी रखी थी वो लेखक को दिखाई भी नहीं पड़ी थी जब तक कि इलाहाबाद स्टेशन ना आ गया हो। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। तो भीड़ जो है उसने चारों तरफ से उस गोभी की टोकरी को घेर रखा था। तो जब इलाहाबाद आया तो उसने देखा टोकरी को। टोकरी की क्या हालत थी वो देखिए। तो गोभी के घटे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। कि लातें, लातें यानी कि पैर, पैरों से जो चोट लगती है ना, पैरों की जो ठोकरें लगती हैं। और उम्मीदवार, उम्मीदवार का अर्थ है चुनाव में खड़ा होने वाला व्यक्ति। जब उसको गोभी की टोकरी दिखाई दी तो उसकी जो हालत थी वो यहाँ पे हमें बताई गई है कि जो गोभी के गठे हुए पत्तेदार जो फूल थे वो जनता यानी कि लोगों की पैरों की ठोकरें खा खा के काले पीले हो चुके थे। एकदम जो गोरे गोरे सुंदर फूल लेकर आए थे लेखक, वो एकदम काले काले बिखरे हुए, की हालत ऐसी हो रही थी कि जो चुनाव में जो उम्मीदवार हार जाता है ना, कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव में हार जाता है तो उसकी शानो शौकत ढल जाती है, कोई उसे नहीं पूछता है, उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह लोगों के पैरों के नीचे दबकर गोभी के फूलों की शक्ल भी पहचानी नहीं जा पा रही थी, यानी कि वो इतने गंदे हो चुके थे। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत ना पड़ी, क्योंकि हनुमान प्रसाद ने तो कितने सुंदर फूल, क्या क्या उस फूल में होना चाहिए उस प्रकार के वो फूल मंगवाए थे। लेकिन उसकी हालत देखकर लेखक को पता नहीं कि उसमें विटामिन कितने बचे थे। उनको हनुमान प्रसाद जी से जानना था कि इसमें विटामिन बचे हैं या नहीं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई उनकी दशा देखकर। यहीं के बाजार से 2-2 रुपए के फूल खरीद कर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ। उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाषण सुनकर अभी लौटा। तो लेखक की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, तो वो गोभी के फूल उन्होंने अपने पास रखे और इलाहाबाद के ही बाजार से 2-2 रुपए के फूल खरीदे और
लखनऊ के बोलकर हनुमान प्रसाद को दे आए। तो हनुमान प्रसाद बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर से गुणगान शुरू कर दिया कि लखनऊ में कितनी सस्ती सब्जियां मिलती हैं, ये मिलता है, वो मिलता है। तो वो पूरा भाषण सुनकर लेखक जो हैं वो वापस अपने घर लौट आए, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो एक बार आप जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।